गुड मॉर्निंग बालकों। देखो आप गांधीवाद के बारे में पढ़ रहे थे और अपना जो बिंदु था दिन बिंदु वो गांधीवाद में गांधी जी के आर्थिक विचार थे और गांधी जी के आर्थिक विचारों में जो आपने जो आपके यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी बताई गांधी जी ने, आपके पूंजीवाद का विरोध किया गांधी जी ने। उसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु था वो था आपके कि आर्थिक सामाजिक असंतोष को दूर करने के लिए गांधी जी के जो विचार है वो क्या थे। तो आर्थिक और सामाजिक असंतोष को दूर करने के लिए गांधी जी ने आपके असत्य और अपरिग्रह का सिद्धांत दिया। असत्य में मैंने बताया था कि जो आपके इसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु की चोरी न करना, किसी भी वस्तु या चीज़ की चोरी नहीं करना, अर्थात किसी वस्तु के मालिक की अनुमति के बिना किसी वस्तु को न लेना जो आपके असत्य होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संचय नहीं किया जाए। इसमें दूसरा जो बिंदु है आपके वो है आपके ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? तो देखो आपके गांधी जी की बात करें तो वर्तमान जो आर्थिक असंतोष है उस असंतोष को दूर करने के लिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और गांधी जी ने जो असंतोष को दूर करने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया उसके स्थान पर उसने पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था वाला जो प्रारूप है मॉडल है उसको नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था वाला जो प्रारूप है वो पूंजीवाद पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, इसलिए उन्होंने नहीं अपनाया। दूसरी ओर उन्होंने पूर्वी जो भाग है विश्व का, पूर्वी देशों की जो आपके समष्टिवादी अर्थव्यवस्था थी उसको भी नहीं अपनाया। पूर्वी समष्टिवादी अर्थव्यवस्था में क्या दोष था कि ये जो है हिंसा पर आधारित थी और हिंसा पर आधारित होने के कारण इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की जो रूपरेखा है या सिद्धांत है उनको नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपना एक नया ही जो विचार है वो प्रकट किया। वो विचार क्या था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या होता है, क्या है? गांधी जी के अनुसार देखें तो गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार देखें तो पूंजीपति अपनी आवश्यकता अनुसार ही संपत्ति का प्रयोग करे, वह शेष संपत्ति का वह ट्रस्टी बन जाए और उसे जन कल्याण के कार्य में लगाए। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में क्या कहा है कि व्यक्ति को जो भी पूंजीपति है अपने पूंजी का वो केवल ट्रस्टी मात्र बन जाए। क्या बन जाए? केवल ट्रस्टी बन जाए। ट्रस्टी का मतलब होता है कि उसका जो है आपके समाज का सहयोग करने वाला बन जाए, आवश्यकता पड़ने पर ही उस पूंजी में से पूंजी ले, बाकी पूंजी वो जमा करा दे। जिस प्रकार आपके शहरों में अपने रेनवाल में जो है आपके अनेक जो ट्रस्ट की जो धर्मशालाएं हैं वो चल रही है। इसका मतलब हो गया कि जो पूंजीपति है वो अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके किसी व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पूंजीपति क्या हो जाए, अपनी पूंजी को समाज के लिए रख दें, इकट्ठा कर दें और समाज के लोग आवश्यकता अनुसार उस पूंजी का उपयोग करें उसमें से। तो इसी व्यवस्था को जो है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप कहा है। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति को क्या करनी चाहिए? अपने पूंजी या अपना जो धन है वो आवश्यकता अनुसार अपने पास रखना चाहिए और बाकी जो संपत्ति है वो समाज के प्रयोग के लिए उसे क्या करना चाहिए? ट्रस्ट में जमा करा देनी चाहिए, उसे ट्रस्टी बन जाना चाहिए ताकि उसकी संपत्ति का प्रयोग जन कल्याण के लिए किया जा सके, जनता के कल्याण के लिए हो सके और जनता अपने कार्यों में कर सके। ट्रस्टी की जो व्यवस्था है, ट्रस्टीशिप की व्यवस्था है, उसमें कौन कौन सी तत्व होने चाहिए, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की व्यवस्था के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक बताया है। उसमें निम्न तत्व समायुक्त होते हैं। जैसे आपके पहला इसमें कि वह वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समतावादी समाज में परिवर्तित करने का साधन है। वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को समतावादी आर्थिक आधार पर समानता वाला समाज, समतावादी यानी आर्थिक आधार पर समानता वाला समाज है उसमें परिवर्तित करने का साधन है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति है वो अपनी संपत्ति ट्रस्ट में जमा करा देंगे, जो गरीब है समाज के लोग वो अपने कल्याण के लिए या अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए उस पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो गरीब लोगों को या
धन से वंचित लोगों को तो धन मिल जाएगा अपने कार्यों करने के लिए, और पूंजीपतियों के पास अतिरिक्त पूंजी नहीं रहेगी। तो सबके पास में आवश्यकता अनुसार पूंजी रहने के कारण सब अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। इतना ही धन होने के कारण सब क्या हो गए, आर्थिक आधार पर समान हो गए। दूसरा जो है इसने तत्व बताया इसके लिए कि इसमें पूंजीवाद का स्थान नहीं है, अर्थात पूंजीवाद यानी कोई अपनी पूंजी को रखे रहिए कहे कि मेरे पास पूंजी है या मैं धनी हूँ, ऐसा इसमें कोई स्थान नहीं है। तो पूंजीवाद का इसमें कोई स्थान नहीं है, परंतु ये धन के वर्तमान स्वामियों को अपने आप सुधरने का अवसर देता है। कैसे कि धन के जो पूंजीपति है वो पूंजीपति क्या करे, अपने आप को सुधार ले। कैसे, वो ट्रस्टी बन जाए और ट्रस्टी बन करके अपनी संपत्ति को समाज कल्याण के लिए रखें। ऐसा करके जो है अपने आप में सुधार करने का अवसर जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इनको प्रदान करता है। तीसरा है ये हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है। गांधी जी का ये मानना है कि व्यक्ति को ट्रस्टी जो आपके बलपूर्वक नहीं बनाया जाना चाहिए, डरा करके धमका करके नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उसका हृदय परिवर्तित किया जाए। उसके हृदय में स्वयं में ये परिवर्तन आए कि वो अपने हृदय में परिवर्तन करके स्वयं में परिवर्तन करके ये सोचे कि मेरी संपत्ति क्या होनी चाहिए, समाज के काम में आनी चाहिए। यानी कि गांधी जी क्या करना चाहते हैं, व्यक्ति की धारणा को बदलना चाहते हैं, ताकि मानव में जो आपके मानव के मन में लोभ है, लालच है, वो समाप्त हो जाए और वो जो है आपके जन कल्याण की बात सोचने लगे। तो इस प्रकार उसके हृदय को परिवर्तित करके फिर उसकी संपत्तियों क्या करना चाहते हैं, ट्रस्टी बनाना चाहते हैं। चौथी बात है कि यह संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं करता। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। अगर निजी स्वामित्व रहेगा तो फिर पूंजीवाद बना रहेगा। इसलिए ये क्या करता है, जो है ट्रस्टी की जो संपत्ति है उसके सार्वजनिक स्वामित्व को स्वीकार करता है, निजी स्वामित्व को न करके सार्वजनिक, जिसमें संपत्ति के सभी लोग क्या है, मालिक है और सब उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को जो है स्वीकार करता है। आगे कि यह केवल व्यक्ति की उचित आवश्यकताओं को स्वीकार करता है कि जो आवश्यकताएं समाज की दृष्टि से सही है व्यक्ति की, उन्हीं आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। बाकी की आवश्यकताओं को, ऐशो आराम की आवश्यकताओं को ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ये मानते हैं कि व्यक्ति को ऐशो आराम की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, उसे केवल जीवन के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वही खरीदनी चाहिए और बची हुई संपत्ति का वो ट्रस्टी बन जाए। पांचवा है, आवश्यकता होने पर यह संपत्ति को राज्य कानून द्वारा नियंत्रित करने के पक्ष में है। जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो ये भी मानता है कि अगर राज्य को संपत्ति की आवश्यकता पड़े तो राज्य क्या करे, अतिरिक्त संपत्ति को क्या करे, नियंत्रित करे, अर्थात अपने अधिकार में करे, अधिग्रहण कर ले उसका। तो राज्य को अधिग्रहण करने का अधिकार भी प्रदान करता है ये। छठा है इसमें कि इसमें संपत्ति को व्यक्ति न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पास रख सकता और न ही समाज के हित के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता। तो देखो ये जो संपत्ति है, ट्रस्टीशिप की संपत्ति है, उसको व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पास नहीं रख सकता। वो केवल क्या कर सकता है, अतिरिक्त संपत्ति का जो है आपके ट्रस्टी बन सकता है। साथ में ही वो समाज के हित के विरुद्ध भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट की जो संपत्ति है वो किसके लिए है, समाज के हित के लिए है। तो समाज के हित में उसका प्रयोग किया जा सकता है, समाज के हित के विरुद्ध जो है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें कि इसका संबंध धन के स्वामित्व से अधिक न होकर के समाज कल्याण से अधिक है। किसका, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत धन के स्वामित्व को महत्व नहीं देता कि ये मालिक है इसलिए मालिक को जो है महत्व दिया जाए, बल्कि मालिक को महत्व न देकर के किसको महत्व देता है, समाज कल्याण को। कि संपत्ति से संपत्ति के स्वामी को लाभ नहीं पहुंचना चाहिए ज़्यादा, बल्कि किसको लाभ पहुंचना चाहिए, समाज को लाभ होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें उत्पादन लाभ द्वारा निर्धारित नहीं होगा, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होगा। कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो आपकी वस्तुओं के उत्पादन है के लिए जो है लाभ की बात नहीं करता कि इसमें उद्योग व्यवसाय जो भी चलाए जाते हैं वो लाभ के आधार पर चलाए जाए, नहीं, लाभ उनमें होता है या नहीं होता है इस बात को ध्यान नहीं रखना है, बल्कि किस बात को ध्यान रखना है कि उद्योगों या व्यवसायों द्वारा जो आपके संस्थाओं द्वारा, संगठनों द्वारा समाज का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, समाज की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। लाभ चाहे हो या नहीं हो, लेकिन क्या होना चाहिए, समाज की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। क्योंकि ये सिद्धांत क्या करता है, लाभ को स्वीकार नहीं करता। लाभ अगर होगा
तो लाभ होगा तो फिर पूंजी बढ़ेगी और फिर व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक पूंजी संगठित इकट्ठी होगी। तो इस बात को ये स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति पूंजी आवश्यकता अनुसार ही रख सकता है या अन्य वस्तुएं जो आवश्यकता अनुसार रख सकता है, तो अतिरिक्त पूंजी रखने का व्यक्ति को अधिकार नहीं है इस सिद्धांत में। तो इस कारण जो है आपके व्यक्ति लाभ के आधार पर काम कर ही नहीं सकता। यहाँ पर किसके आधार पर काम करेगा? सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर काम करेगा। तो ये था आपके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की। इसके अलावा इसमें और भी है आपके कि इसमें आय की न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाएगी। किसमें? ट्रस्टीशिप में, कि अधिकतम आय कितनी रख सकता है कोई व्यक्ति और कम से कम उसके पास कितनी होनी चाहिए। इस न्यूनतम और अधिकतम आय में भिन्नताएं उचित और जो है आपके सामयिक होगी, यानी भिन्नताएं भी कई बार जो अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, फिर आवश्यकता अनुसार उसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है अधिकतम सीमा को। न्यूनतम सीमा में आय प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी होनी चाहिए, तो उसको भी जो है बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा परिवर्तन भी किया जाएगा, लेकिन ये परिवर्तन जो आपके आवश्यकता अनुसार जो है किया जाएगा। ये भी व्यवस्था की गई है। आवश्यकता भी होगी, साथ साथ में समाज कल्याण को ध्यान में रख करके भी ये परिवर्तन किया जाएगा। फिर आपके इसके बाद में आपके स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब शब्दार्थी होता है कि स्व यानी स्वयं और देश यानी देश, स्वयं के देश का। स्वदेशी यानी स्वयं के देश का। जबकि महात्मा गांधी ने जो आपके स्वदेशी की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार दी है कि इंसान में ऐसी प्रेरणा, इंसान अर्थात व्यक्ति में ऐसी प्रेरणा जो इस बात के लिए प्रेरित करे, इस बात के लिए, इस बात के प्रेरित करती है, इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने नज़दीक के वातावरण का प्रयोग करें या नज़दीक के वातावरण को अपनाएं और दूर के वातावरण को छोड़ दें। जैसे धर्म में हम अपने धर्म को, राजनीति में हम भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का पालन करें, उनको अपनाएं, और आर्थिक क्षेत्र में हम अपने पड़ोसी द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का प्रयोग करें और भारतीय उद्योगों को कुशल एवं पूर्ण बनाने का कार्य करें, उनमें सहयोग करें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है ना। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि भारतीय उद्योगों को कुशल बनाने के लिए उनमें जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को भी हम नज़र में लें और साथ साथ में उनको दूर करने में सहयोग करें। ये हमारा जो आपके दायित्व बनता है और यही जो आपके स्वदेशी की परिभाषा में आता है, स्वदेशी में आता है। तो स्वदेशी की परिभाषा देते हुए गांधी जी ने क्या लिखा है कि इंसान में ऐसी प्रेरणा, इंसान अर्थात व्यक्ति में ऐसी प्रेरणा जो इस बात के लिए प्रेरित करती है, जो इस बात के लिए प्रेरित करती है, किस बात के लिए, कि हम अपने नज़दीक के वातावरण का प्रयोग करें, कि हम अपने नज़दीक के वातावरण का प्रयोग करें और दूर के वातावरण को छोड़ दें, दूर के वातावरण को छोड़ दें। अपने नज़दीक यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, अपने देश का जो वातावरण है उसी का प्रयोग करें, दूसरे देशों के वातावरण को छोड़ दें। अर्थात जैसे धर्म की बात करें तो धर्म में हम अपने धर्म को ही अपनाएं, अपने धर्म का ही पालन करें, विदेशी या दूसरे देशों के धर्म के लोगों का या उन धर्मों का पालन नहीं करें। राजनीति में देखें तो हमें विदेशी राजनीतिक जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनका पालन न करके हम अपनी भारतीय जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संगठन है, उनका पालन करें। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो हमें विदेशी वस्तुएं खरीदने के बजाय हम अपने पड़ोसी या अपने देश के लोगों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को खरीदें और साथ साथ में हम भारतीय जो हमारे देश के उद्योग है उनको कुशल बनाने में सहायता करें और उनको पूर्ण बनाएं। उनमें जो कमजोरियां नजर आती है उन्हें दूर करें, है ना। गांधी जी ने उन विदेशी वस्तुओं को भी जो है आपके स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने जब आपके स्वदेशी की बात कही है तो वो विदेशी से नफरत करते हैं या विदेशी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते हैं या विदेशी का जो आपके बहिष्कार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने जो आपके विदेशी वस्तुओं को भी स्वीकार किया है और उनका ये कहना है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे घरेलू वातावरण में उत्पन्न नहीं होती या हमारे यहाँ पर जो है निर्मित नहीं की जाती है, उनको हम बाहर से खरीदने की आवश्यकता पड़े तो उन्हें बाहर से भी करनी चाहिए। साथ में ऐसी वस्तुएं जो हमारे उद्योगों को जो है या घरेलू उद्योगों को या हमारे देश के उद्योगों को कुशल बनाए, अधिक जो है आपके मजबूत बनाए, अधिक समर्थक बनाए, है ना।
तो ऐसी वस्तुओं को या ऐसी मशीनों को जो है विदेशों से खरीदने की आवश्यकता पड़े तो खरीदी जा सकती है। तो उन्होंने विदेशी बहिष्कार के क्या यहाँ पर स्वदेशी में यहाँ पर उन्होंने जो आपके स्वयं के देश की वस्तुएं जहाँ तक हो सके वो हमें अपने स्वयं के देश की खरीदनी चाहिए। साथ में अपने स्वयं के देश में कुछ वस्तुएं बनानी है, बनाने के लिए दूसरे विदेशों से मशीनों की आवश्यकता है, यंत्रों की आवश्यकता है, तो वो हम खरीद सकते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो हमारे देश में नहीं बनती है, हम नहीं बना सकते, और या फिर हमारे पास उन वस्तुओं के लिए कच्चा माल नहीं है, या हमारे देश में कुछ वस्तुएं जो प्राकृतिक होती है, उत्पादित नहीं होती है, तो वो हम विदेशों से खरीद सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने जो है आपके स्वदेश की धारणा में जो है आपके विदेशी का बिल्कुल भी जो है बहिष्कार होता है जैसे वैसा नहीं किया है, वर्जित नहीं किया है विदेशी वस्तुओं को। केवल है उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया है, विदेशी को वर्जित नहीं किया है। वर्जित उन्हीं विदेशी वस्तुओं को किया है जो हमारे देश में मिलती है उनको हम न खरीदें, और जो हमारे देश में मिलती है उनको तो हम क्या करें, अपने देश से ही खरीदें, विदेशों से नहीं खरीदें। और जो हमारे देश में नहीं मिलती है, हमारे देश में नहीं बनती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, विदेशों से खरीद सकते हैं। फिर है उनका खादी का जो है आपके अर्थशास्त्र यानी चरखा, खादी का अर्थशास्त्र यानी चरखा, ये भी जो है गांधी जी के आर्थिक विचारों में है। गांधी जी ने माना है कि खादी का जो अर्थशास्त्र यानी चरखा जो है उसको अपना करके हम भारत का क्या कर सकते हैं, आर्थिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं, आर्थिक पुनरुद्धार कर सकते हैं, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत कर सकते हैं। ऐसी जो है गांधी जी की मान्यता थी। तो गांधी जी ने खादी के अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है कि भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण यानी भारत की अर्थव्यवस्था को आप पुनर्निर्माण करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की जो गांधी जी की योजना है उसमें कौन सी बात आती है, खादी का अर्थशास्त्र का मुख्य स्थान है, यानी खादी का अर्थशास्त्र मुख्य है। गांधी जी का मानना था इसके संबंध में कि आर्थिक संकट की समस्या को हल करने के लिए खादी अर्थात चरखा बहुत ही प्राकृतिक, सरल, सस्ता और व्यवहारिक तरीका है। क्योंकि इसमें न तो देखो ऐसी कोई चीज़ है प्राकृतिक है, प्रकृति में चरखा जो आपके आराम से हम बना सकते हैं लकड़ी से, सरल भी है, इसको समझने की जो है आपके ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, सस्ता भी है, इसमें ज़्यादा जो है हमें खर्चा भी नहीं करना पड़ता, और व्यवहारिक यानी हम उसको काम में भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपके सरल है, प्राकृतिक, सस्ता और व्यवहारिक तरीका है खादी चरखा, जिसकी सहायता से हम खादी का क्या कर सकते हैं, धागा बना सकते हैं और कपड़ा बनाया जा सकता है। गांधी जी का देखो इसके बारे में, खादी के बारे में पूर्ण विश्वास था क्या, कि पूंजी और सत्ता के केंद्रीकरण, पूंजी और सत्ता का केंद्रीकरण, पूंजी का केंद्रीकरण, पूंजी कुछ लोगों में, केंद्रीकरण का मतलब होता है किस धन या शक्ति कुछ लोगों के पास में संगठित हो जाती है। जैसे मान लो धन गिने चुने लोगों के पास में संगठित हो जाए, उनके पास में धन हो तो वो पूंजीपति हो जाएंगे, और उस व्यवस्था को हम पूंजी का केंद्रीकरण कहेंगे। क्योंकि सब लोगों के पास में नहीं है, बहुत ही कम लोगों के पास में है। और सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब हो गया कि शासन की शक्तियाँ कुछ लोगों के हाथ में ही है, और बाकी जनता के पास में शासन को बदलने या शासन को नियंत्रित करने या शासन में जो है आपके शासन को हटाने जैसी कोई शक्तियाँ नहीं है। तो इसका मतलब है कि सत्ता का केंद्रीकरण है। तो पूंजी और सत्ता के केंद्रीकरण से केंद्रीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं का, तथा उत्पादन और वितरण की समस्या, उत्पादन यानी वस्तुओं का निर्माण होता है कृषि खेती में या भूमि पर, देखो आपके अनाज है, कच्चा माल है, उसका उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास है, जूट है, इसका उत्पादन होता है, तो उत्पादन कृषि उत्पादन हो गया। और उद्योगों में जैसे मान लो कपास से कपड़ा बनता है तो कपड़ा उत्पादन हो गया। तो किसी चीज़ का निर्माण होना उत्पादन है। वितरण का मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जहां पर उसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना, ये वितरण है। तो पूंजी और सत्ता के केंद्रीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी होने वाली समस्याएं, तथा आपके उत्पादन और वितरण की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं खादी के पुनरुद्धार यानी खादी का दोबारा उद्धार करें, खादी का हम उपयोग करें, खादी का हम प्रयोग करें, खादी का हम निर्माण करने लग जाएं, खादी को अपनाने लग जाएं, तो ये जो है आपके क्या हो सकती है, समस्याएं हल की जा सकती है। गांधी ने कहा कि जहां खादी एक और हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है
तो दूसरी ओर क्या करती है, गाँवों को स्वावलंबी बनाती है, क्योंकि खादी के कारण हमको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि जितना आवश्यकता है उतना कपड़ा अपने पास रखेंगे, बाकी कपड़ा बेच करके विक्रय करके हम जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदेंगे। खाना जो है, खाने के लिए अनाज है, सब्जियां है, जो चीज़ें हैं आपके जीवन की वो चीज़ें खरीदेंगे। और दूसरी ओर गाँव का स्वावलंबी बनाने का तरीका, गाँव को स्वावलंबी कैसे होंगे, ग्रामों को स्वावलंबी, ग्रामों यानी गाँव को स्वावलंबी का मतलब होता है आवश्यकता की वस्तुएं खुद ही उत्पन्न करें, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खुद ही उत्पन्न करें, कार्य करें, रोजगार करें। ऐसे तो आपके स्वावलंबी का मतलब तो यही होता है कि स्वयं की आवश्यकताओं को खुद ही पूरा करे। तो ये गाँव को स्वावलंबी यानी गाँव में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो गाँव में क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, गाँव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वह आवश्यकता की वस्तुएं खुद भी बनाने लग जाएंगे। तो उनकी जब रोजगार मिलेगा, खुद रोजगार करेंगे, खादी का उत्पादन करेंगे, स्वावलंबी बन जाएंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है वो सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी, अर्थात वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। राजनीतिक आधार पर खादी के अर्थशास्त्र की बात करें तो राजनीति के आधार पर ये देखो आपके संगठन और जनसंपर्क का आंदोलन था, क्योंकि खादी के आधार पर लोग संगठित होते थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में कि हाँ ये सामान है कि ये भारतीय है, खादी दे करके। जनसंपर्क, खादी से ही जो है आपके, खादी के माध्यम से जो है आपके जनसंपर्क होता था, लोगों से मिलने जुलना भी होता था, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता था। तो ये जो आपके खादी क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो आपके संगठन बनाने और लोगों से जनसंपर्क करने का भी जो एक साधन था, माध्यम था। स्वतंत्रता संग्राम में तो जो राष्ट्रवादी थे उन राष्ट्रवादियों के लिए एकता को प्रदर्शित करने का भी माध्यम बन गया था, प्रतीक बन गया था खादी, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो खादी का उपयोग करते थे। खादी की टोपी, खादी का कुर्ता, खादी का ही जो आपके पजामा या धोती जो होती थी वो पहनते थे। और प्रत्येक भारतीय आसानी से ये समझ सकता था क्या कि ये व्यक्ति राष्ट्रवादी है। खादी को देख करके प्रत्येक भारतीय जो आसानी से क्या समझ सकता था कि ये राष्ट्रवादी है और भारतीय है, राष्ट्रवादी है। इसके साथ साथ में खादी से एक फायदा ये भी है कि ये लोगों के आलस्य और बेकारी की समस्या को तत्काल दूर करती है, क्योंकि खादी में सस्ता है और सरल है, प्राकृतिक है ना, व्यवहार में भी लिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो लोग आलसी है उनको रोजगार मिल जाएगा तो काम में लग जाएंगे, जो बेकार है उनको काम नहीं मिल रहा है तो उनकी भी समस्या दूर हो जाएगी, और इस प्रकार उनकी समस्या का स्थायी हल जो है आपके ये। दूसरी बात, ये खादी जो है वो कृषि का पूरक भी है, क्योंकि कच्चा माल कृषि से मिल जाता है और कपास वगैरह ये कृषि से मिल जाते हैं। तो इससे जो है आपके क्या किया जा सकता है, खादी जो चरखा है उसको चलाया जा सकता है, खादी का निर्माण किया जा सकता है। ये थे गांधी जी के आपके आर्थिक विचार, और उसके बाद में आएंगे आपके गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन और गांधी जी के राजनीतिक विचार और गांधी जी की देन। ये 3 बिंदु आपके और बच गए इस लेसन में, जो अगले वीडियो में हम करवा देंगे। आपको इसके नोट्स बनाना है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और उसके जो मुख्य तत्व है वो आपको देखने हैं, लिखना है, इनको नोट्स बनाने हैं इसके।